नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अर्थव्यवस्था की सीरीज चला रहे थे, उसी अर्थव्यवस्था की सीरीज से आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, जब हमने लास्ट टाइम औद्योगिक नीति पढ़ी थी तो हमने उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में समझा था। उसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है विनिवेश। तो आज हम पहले विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि सरकार जो औद्योगिक क्षेत्र होता था उसमें निवेश करती थी और अपनी प्रॉपर्टी बनाती थी जिनका संचालन सरकार स्वयं करती थी। लेकिन 1991 की नीति में इस व्यवस्था को बदला गया। अब सरकार के द्वारा जो उपक्रम संचालित हो रहे हैं उन उपक्रमों से सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। सरकार के द्वारा अपनी परिसंपत्ति को बेचना, उसको हम विनिवेश की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा काफ़ी चीज़ों का लगातार निजीकरण हो रहा है। अब मान लीजिए सरकार ने कोई चीज़ बेची तो उसके बाद उनके पास में धन आया। ये प्रक्रिया सन 1991 के बाद ही चालू हो गई थी। तो सरकार इस धन का उपयोग कैसे करेगी? तो सरकार ने सन 2000 के आसपास इस पर सुझाव के लिए एक निवेश आयोग भी बनाया। वो निवेश आयोग इस बात को तय करता था या सरकार को सुझाव देता था कि वो अब सरकार जो धन विनिवेश के माध्यम से कलेक्ट कर रही है उनको किस क्षेत्र में लगाना चाहिए। ये निवेश आयोग सरकार ने रतन टाटा की अध्यक्षता में उस 3 सदस्यीय निकाय के रूप में बनाया था, जिसमें एक सदस्य दीपक पारेख थे और एक सदस्य अशोक कुमार थे। इस निवेश आयोग ने सरकार को बताया कि वो जितना भी विनिवेश से धन प्राप्त करेगी उसका 75% धन वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगाएगी, अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, और 25% धन वो उन सरकारी उपक्रमों में लगाएगी जो बीमार हैं या जिनको हम रुग्ण इकाइयाँ कहते हैं, ताकि सरकार उनको स्वस्थ बनाकर या तो उनसे ज़्यादा धन अर्जित कर ले या फिर उनका भी विनिवेश कर दे। इस प्रक्रिया के बाद लगातार भारत में नई आर्थिक नीति के अनुसार हम 1991 से 2020 तक चलते रहे। साथियों, आज हम एक चीज़ और देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम बेरोजगारी की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो बेरोजगारी की दर है वो स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। वैसे तो ऐसा देखा गया है कि 2019 में ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बेरोजगारी की दर लगभग 6% के आसपास रिकॉर्ड की गई थी और उसको बताया गया था कि ये स्वतंत्रता के पश्चात की सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी की दर है। यदि हम अभी अप्रैल मई 2020 की बात करें तो उसमें बेरोजगारी की दर लगभग 23.5% हो चुकी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बेरोजगारी की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी से तात्पर्य ये होता है कि हमारी इच्छा, क्षमता और योग्यता के बावजूद भी व्यक्ति को काम ना मिले, इसको हम बेरोजगारी की कैटेगरी में डालते हैं। जो बेरोजगारी होती है उसके भी कई प्रकार होते हैं। एक, अगर उसको 2 पार्ट में बांटा जाए तो शहरी और ग्रामीण में बांटा जा सकता है। और अगर इन पार्टों के अंदर की बेरोजगारी के बारे में समझा जाए तो एक चक्रीय बेरोजगारी होती है, फिर संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, फिर घटनात्मक बेरोजगारी होती है, और अगर हम ग्रामीण परिवेश में चले जाएं तो वहाँ पर हम मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखते हैं। इन बेरोजगारी के प्रकारों को आप किसी भी अच्छी पुस्तक से एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी, अगर आपके कमेंट बॉक्स में इनके बारे में जानकारी पूछी गई तो मैं इसके बारे में विस्तार से आगे के वीडियो में बता दूंगा। अब एक नई चीज़ निकल के आई है, बेरोजगारी दर क्या होती है। तो साथियों, क्या है कि जो भी सक्षम कुल श्रम बल है और उस श्रम बल में सब सक्षम होने के बाद भी कितने लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, उसके अनुपात को हम बेरोजगारी दर के रूप में देखते हैं, जिसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। अगर इसको हम परिभाषित करें तो एक प्रकार से जो आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या की कुल संख्या परसेंटेज में निकाली जाए उसको हम बेरोजगारी दर कहते हैं। इस बेरोजगारी दर के ऊपर आने पर कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या आय में कमी हो जाती है। योग्यता व्यक्ति की तब बेकार साबित हो जाती है यदि वो योग्य होने के बावजूद लंबे समय तक किसी प्रकार का रोजगार हासिल ना करे। सरकार की जीडीपी में भी गिरावट देखी जाती है।
इसके साथ ही जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसमें नकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है और व्यक्ति के पास साधन नहीं है तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो जाता है और एक प्रकार से स्थितियों में काफ़ी बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसके कारण खुदरा व्यापार में भी कमी आती है और आपके जो होलसेल व्यापार है उसमें भी कमी आती है। देश की अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार हो जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बेरोजगारी एक ऐसे बड़े एक दानव के रूप में होती है जो हमारी अर्थव्यवस्था को निगल जाती है और इसी से हमारी कई और समस्या जनरेट हो जाती हैं। हमारे यहाँ गरीबी उत्पन्न हो जाती है, हम मूल्य वृद्धि के शिकार भी हो जाते हैं। हमें जो उत्पादन करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में उस उत्पादन में एक स्थिरता भी आ जाती है और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जाम हो जाती है या वो अपने नकारात्मक फेज की ओर बढ़ने लगती है। तो साथियों, इस बेरोजगारी के समाधान के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने देखा कि वर्तमान समय में जब हमने लॉकडाउन देखा तो उस लॉकडाउन की क्रिया के अनुरूप सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रस्तुत की। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज के लिए कोई नई चीज़ है। अगर हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखें तो वहाँ पे आत्मनिर्भर ग्राम पहले से ही सक्षम है। हमारी आत्मनिर्भरता का बस क्या है कि हमें हर तरीके से स्पेस बढ़ाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 आयाम होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का जो कच्चे माल पर डिपेंड होता है। तो कच्चे माल में सक्षमता तो हमने पहले से ही हासिल कर रखी है। अब हमें इसी को उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकसित करना है। हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भारत के मानव संसाधन के द्वारा, भारत की जो देशज तकनीकें हैं या जो हमने नए रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं उनकी मदद से हम उसमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो आवश्यकता है उनको न केवल पूरा करें बल्कि हम दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में भी बने। देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में ही अभी हम जो कोविड से निपटने के लिए हमें पीपीई किट चाहिए थी और जो N95 मास्क चाहिए थे उनका शून्य उत्पादन था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। वेंटिलेटर की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और भी जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनमें हमें नए क्षेत्र चुनकर उनमें व्यक्ति को उसकी स्किल्ड के हिसाब से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना होंगे। तब हम किसी हद तक बेरोजगारी की दर को भी कम करने में कामयाब रहेंगे और बेरोजगारों की संख्या को कम करने में भी कामयाब रहेंगे। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे हम लगभग 10 से 12 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। इसमें से जब हमने अनलॉक अर्थव्यवस्था को करा तो लगभग 2 करोड़ लोगों को पुनः रोजगार प्राप्त हो गया और पहले से ही हमारे पास में क्या बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुआयामी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को हमें चरितार्थ करना होगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जितनी भी प्रकार की नई स्कीम्स हैं जैसे प्रवासी भारतीयों के लिए चलाई जा रही हैं या फिर मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं या और भी जो मिनिमम लोन देने की व्यवस्था है जिनसे व्यक्ति स्वरोजगार कर सके, इन सब उपक्रमों को अपनाकर हम किसी हद तक अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मेरे आगे के वीडियो में करंट में जो बेरोजगारी से निपटने के उपाय हैं उन पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।